नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति पीसीएस चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यूपी पीसीएस का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और मैं भारतीय राज्य व्यवस्था विषय वस्तु लेकर के आपके समक्ष आता हूं। हमने प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पहले ही एक एपिसोड में करीब 12 प्रश्न का डिस्कशन कर लिया था। मैंने कहा था कि इसमें 2023 में पॉलिटी से संबंधित 23 प्रश्न पूछा गया था। तो ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम कुल दूसरे पार्ट में 11 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहां पर समझ लीजिए, ये जो 11 प्रश्न है दरअसल ये 11 टॉपिक है, ठीक है। तो पॉलिटी का आप इस तरह से पढ़िए कि 11 प्रश्न के माध्यम से 11 टॉपिक को हम क्लियर कर ले जाएंगे। दूसरी बात, हमारे पढ़ने का यह तरीका था कि कोई भी विकल्प जो है उस विकल्प का हम पूरी तरह से पोस्टमार्टम किया करते हैं, जैसा कि आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, पहले एपिसोड में। कहने का तात्पर्य है कि कोई विकल्प सही है तो क्यों सही है, कोई विकल्प गलत है तो क्यों गलत है। तीसरी चीज, जैसा मैंने कहा था कि जो आर्टिकल है आप उसे नोट करते चलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे आज के भी प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा। जो राज्य स्तरीय आयोग होता है वह अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ देता है। कुछ प्रश्न ऐसा होता है जो बिल्कुल मेमोरी वेस्ट है, आपको याद है तो आप उसका सही जवाब देंगे, अन्यथा आप गलत करके आएंगे, ठीक है। बाकी आप जानते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आपको यदि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होना है, सिलेक्शन लेना है, तो इस सब्जेक्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये दिखने में आसान लगेगा लेकिन सबसे ज़्यादा गलत करके लोग यहीं आते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसा मैंने बताया कि 23 प्रश्न पूछे गए, तो 150 में से 23 प्रश्न, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट ये हो जाता है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से और बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि तथ्य बहुत ज़्यादा इसमें होता है, इसीलिए बहुत ध्यान से। आप में से बहुत सारे लोग जो है वीडियो को कॉमेंट में मैं देखा था, कह रहे थे कि सर यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स का जो अभी एग्जाम होने वाला है तो का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करा दीजिए। बिल्कुल वो डिस्कशन होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, संस्कृति आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है, ये जो चैनल आप देख रहे हैं वो संस्कृति पीसीएस का है। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और वहां जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर जल्द ही यूपीएससी के लिहाज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है विषयवार आपको डिस्कस कराया जाएगा, तो उसका भी लाभ आप ले सकते हैं, पूरी तरह से वो निःशुल्क होगा। चलिए, यह तो हो गई मुद्दे की बात। अब यहां पर आ जाते हैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि पुछल्ले शब्द पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। प्रश्न के पीछे क्या छुपा हुआ है उसे समझना होगा, जल्दीबाजी में नहीं। सुमेलित नहीं है यानी कि जो नहीं है, जो गलत मिलान है, वही इस प्रश्न का सही जवाब है। इतना मामला क्लियर हो गया, हमें समझ में आ गया। अब यहां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग नहीं है। यहां कुछ प्रावधान दिया गया है और यहां संविधान के भाग दिए गए हैं। यह देखना है कि कौन सा विषय किस भाग से जुड़ा हुआ है, और कुछ गलत है तो वहीं हम पकड़ लेंगे कि हाँ भैया ये गलत है, और क्या भाग है, कहां से आर्टिकल दिया गया है, इन सब चीजों पर भी हम थोड़ा सा विस्तार से देख लेंगे। अब यहां पर कहा गया कि संविधान का भाग, तो पार्ट की सबसे बात की गई है। संविधान कितने भाग में है, यहां सबसे पहली जानकारी तो आप अपने पास रखिए। जो भारत का संविधान है वह पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो उसे 22 भागों में विभक्त किया गया है। कुछ लोग यहां कंफ्यूजन करेंगे वहां पर अनुसूची को लेकर के, कुछ लोग कहेंगे कि 12 भाग है, दरअसल नहीं, 12 जो क्या है वह अनुसूची है और भाग कितना है 22। ये दोनों चीजें क्लियर करके रखना है, एग्जाम में ये दोनों चीजों में कंफ्यूजन होता है और लोग गलत करके आते हैं, इसलिए बार बार यहां ध्यान दिला दे रहा हूं। अब लौटते हैं प्रश्न की तरफ। इतना मामला क्लियर हो गया। राजभाषा के संबंध में बात की गई है कि राजभाषा जो है संविधान के किस भाग में इसकी चर्चा की गई है, और यहां लिखा हुआ है, देखेंगे राजभाषा संविधान के भाग 17 में लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यह जो स्टेटमेंट है इसे देखिए, यह पूरी तरह से फैक्ट है। अगर आपको याद है तभी आप इसका सही जवाब दे पाएंगे, अन्यथा आप गलत कर ले जाएंगे। तो राजभाषा जो है संविधान के 17वें भाग में है, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है, तो 343 से लेकर के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक इसकी बात की गई है। तो आप चाहें तो आप इसको विस्तार से थोड़ा पढ़ भी सकते हैं। ये जो 17वां भाग में है, इसमें अध्याय 4 इसका पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इसमें संघ की भाषा की बात की गई है, प्रादेशिक भाषा की बात की गई है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या भाषा इस्तेमाल होगा उसका भी, और कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा 343 से 351। तो एक चीज तो हम समझ गए विस्तार से। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहां पर कहा गया है बी में संघ राज्य क्षेत्र और भाग यहां पर 8 कहा गया है। तो अब हमें यह देखना है कि क्या संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 8 में इसकी चर्चा की गई है। तो जी हां, ये बिल्कुल सही है और ये अनुच्छेद के आधार पर आप इसे देखते रहिए। तो ये जो है आर्टिकल 239 से
242 तक है। 239 से 242 तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। यानी कि ये स्टेटमेंट भी जो है वह सही है। ये दो सही हो गया, हमें सुमेलित नहीं, जो गलत होगा उसे चुनना है। अभी तक हम सही जवाब पर नहीं जा पाए, गलत कौन सा है उसको हम ढूंढ नहीं पाए हैं। तीसरा चलते हैं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यहां पर, और ये भाग 10 की चर्चा की गई है। तो हमें ये देखना है कि क्या ये संविधान के भाग 10 में चर्चा की गई है। तो जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि SC ST क्षेत्र की जो बात की गई है वो 10 में भाग में है, और इसके लिए अनुच्छेद आपको 244 देखना पड़ेगा। 244 यहां पर मैं नोट कर देता हूं, और आप चाहें तो 244 ए भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें विशेष प्रावधान आपको इसको लेकर के देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये भी सही है, आयोग ने जो पूछा है। अभी तक हम गलत तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन देखिए अगर आपको इसके विषय में जानकारी ना हो तो 3 तो आप जान गए, सही हो गया। तो जाहिर सी बात है ये चौथा ही इसका आंसर होगा, अपने आप ही ये गलत हो गया। तो पहले प्रश्न का सही जवाब डी होगा, लेकिन हम लोग ऐसे कहां जाने वाले, हम तो इसका पोस्टमार्टम किया करते हैं। तो यहां पर क्या पूछा गया है, अधिकरण की बात की गई है। तो अधिकरण के संबंध में सबसे पहले समझ लेते हैं कि अधिकरण जो है वह कहां पर है, संविधान के किस भाग में उसकी चर्चा की गई है। अधिकरण की जो चर्चा है वह संविधान के 14वें भाग में है। 14A जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर आपको यह मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए यह इसका विकल्प तो नहीं है तो गलत है, लेकिन यहां पर भाग 11 दिया गया है। तो भाग 11 में भी तो कुछ ना कुछ संविधान में होगा। तो भाग 11 में क्या है, देखिए यहां पर भाग 11 जब आप संविधान को पलट के निकालेंगे, यहां पर देखेंगे संघ राज्य के विषय में, संघ राज्य के जो संबंध हैं उसके विषय में बताया गया है। अब यहां पर देखिए संघ राज्य संबंध की जब आप बात करेंगे तो यहां पर 2-3 बातें ध्यान रखिए। एक तो संघ राज्य के संबंध जो क्या होंगे, एक तो होगा कि विधायी संबंध होगा, और दूसरा क्या होगा, प्रशासनिक संबंध होगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए। एक हो जाएगा विधायी संबंध, आप जब अध्याय के हिसाब से इसे पढ़ेंगे ना, एक विधायी और दूसरा प्रशासनिक। जब इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत धारदार हो गया है। कोई भी टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए आप उसका जवाब दे करके आएंगे। और जब आप इसके, जब मैंने कहा कि अनुच्छेद की बात करेंगे, तो भाग 11 में जो संघ राज्य संबंध है, अनुच्छेद अगर आप निकाल के संविधान से देखेंगे तो 245 से लेकर के, यहां लिख देता हूं, 245 से लेकर के 263, इसको आपको देखना है। इसके तहत क्या देखने को मिलेगा कि भारत में संघ राज्य संबंध कैसा है, और ये अध्याय 1 में आपको विधायी और दूसरा में प्रशासनिक, ये अनुच्छेद ही इसकी बात करेगा। तो क्लियर हो गया मामला, हमने इसका सही जवाब डी हो जाएगा प्रश्न 1 का। ठीक है, इसकी व्याख्या जो है दे दिया गया है, इसीलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो समझा रहा हूं मेरे साथ साथ आप समझते चलिए, और साथ ही यह भी आपको देखते रहिए कि मेरा अप्रोच क्या होता है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने का। जैसा कि इसी प्रश्न को लेकर के देखेंगे, हमने इस प्रश्न को किया है तो हमने क्या देखा कि एक एक चीज मैंने पहले इस प्रश्न को आराम से समझा। जब मैंने प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जवाब सिर्फ ढूंढ के निकल गए, बल्कि आप उससे आयोग के अप्रोच को समझिए, आयोग क्या पूछना चाह रही है, एक एक शब्द का महत्व है। तो हमने जब भाग देखा तो हमने जाना कि नहीं भैया 22 भाग है, कंफ्यूजन कहाँ होगा, 12 अनुसूची से होगा, तो उसको भी साथ में रिवीजन कर डाला हमने, एक एक चीज डाला। जो गलत है भाग 11, हमने देखा कि चलो विकल्प गलत है, लेकिन भाग 11 में है क्या, किस किस का अनुच्छेद क्या क्या है, ये सब भी देख लिया। तो आप देखेंगे कि कई सारे चीजों का रिवीजन हो गया। तो यदि अगर ये अप्रोच के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपसे छूट पाएगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा ऐसा। दूसरा प्रश्न है पंचायत के संबंध में। मैं लगातार आपको बताता रहा हूं कि कभी भी पंचायत के संबंध में कोई प्रश्न पूछा जाए, नगर निगम के संबंध में कुछ प्रश्न पूछा जाए, नगर पालिका के संबंध में, तो ये टॉपिक मोस्ट फेवरेट होता है। किसी भी एक ईयर का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र आप उठाइए और मुझे दिखा दीजिए कि सर इस प्रश्न पत्र में पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका से नहीं पूछा गया, तो मैं देख लूं। हर प्रश्न में आपको इससे संबंधित प्रश्न मिल जाएगा। आप सोच लीजिए यह टॉपिक अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए जहां भी चर्चा नगर निगम की हो, पंचायत की हो, ये पढ़ डालिए। फंडामेंटल राइट्स की हो जाए, डीपीएसपी की हो, फंडामेंटल ड्यूटी की हो, तो ये जो कुछ टॉपिक होते हैं मोस्ट फेवरेट टॉपिक होते हैं, यहां से प्रश्न आना ही आना है। इसलिए चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। पंचायतों के समस्त
चुनावों का संचालन। यहां जो है पंचायत के चुनाव से संबंधित बातें पूछ दिया गया है और कहा गया है कि पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन करता कौन है, कौन संचालन करता है, चुनाव वगैरह जो पंचायत में होता है यह कौन कराता है। मोटा मोटी बातें यह है। भारत का निर्वाचन आयोग, देखिए कुछ बातें ऐसे हैं ना जो फैक्ट है, याद करना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा बहुत आप समझ भी सकते हैं। पंचायत का मुद्दा जो है वो राज्य का मुद्दा हो जाता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इस काम के लिए भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो नहीं आने वाला। उसके बाद राज्य व्यवस्थापिका की जरूरत नहीं है, पंचायती राज आयोग भी से संबंधित नहीं है। तो जाहिर सी बात है, देश में चुनाव कराने के लिए जैसे निर्वाचन आयोग होता है भारत का, उसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग। यदि आपको जानकारी नहीं भी है ना, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप जवाब निकाल ले जाएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2 का बी, यानी कि पंचायत में जितने भी चुनाव होते हैं उस चुनाव को संपन्न कराने का काम जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग की यह जिम्मेदारी होती है। अब जैसा मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते चलेंगे। इसमें आर्टिकल अगर देखेंगे कौन सा अनुच्छेद होता है तो 243(1) आप देख लीजिएगा, कौन सा 243(1). ये जब आप देखेंगे तो इसमें दो भाग बांट दिया गया। इसमें एक कह दिया गया है कि पंचायत में किस अनुच्छेद के तहत बातें की गई है, नगर पालिका में किस अनुच्छेद की तहत बातें की गई है। तो जैसा मैंने कहा कि अब जब पंचायत पढ़े ना तो नगर पालिका जरूर पढ़ते हुए चले। तो 243(1) जो है वो पंचायत के संबंधित बातें की गई है। वहीं 243(1) जो है वह नगर पालिका को लेकर के बातें की। इसी में (1) यह जो है नगर पालिका से संबंधित बातें यहां पर किया गया है। इन चीजों को इसी तरह से विस्तार से आपको पढ़ना है। अगर इसी तरह से आप विस्तार से पढ़ेंगे तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि आपके एक भी प्रश्न रुकेगा। अब इसमें क्या क्या बातें की गई इतना ही पढ़ के नहीं छोड़ देना है, कुछ समझ भी लेना है। अब इसमें बातें क्या क्या कहा गया है इस अनुच्छेद के तहत, ये 2 अनुच्छेद है, इसके तहत क्या गया। देखिए कोई भी चुनाव होता है तो क्या होता है, नियमावली उसकी तैयार की जाती है, उसको कहा जाता है निर्वाचक नियमावली। तो निर्वाचक नियमावली जो है वह तैयार कराने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का होगा और इन्हीं अनुच्छेद के माध्यम से, इसके माध्यम से उसे कुछ शक्तियां दी गई है संविधान के तहत, तो यह काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, निर्वाचन जितना भी काम होगा तो उसका संचालन का अधीक्षण करना होगा, निदेशन का काम होगा, चुनाव वगैरह को नियंत्रण कराने की जिम्मेदारी होगी। यह सब राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर ही होगा, पंचायत को लेकर के और नगर पालिका को लेना होगा तो 243(1) के तहत। यह मामला समझ में आ गया। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब 2 का बी हो जाएगा, बाकी गलत जवाब है। मामला समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब देखिए पंचायती राज से एक ही वर्ष में एक और प्रश्न पूछ दिया गया यहां पर, पंचायती राज। अब देख लीजिए, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामने दिख गया। पंचायती राज पर एक कमेटी बना था, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, अशोक मेहता समिति। ठीक है, प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहां पर पुछल्ले शब्द देखना है, सही है। कथन दिए गए हैं और उसका सही उत्तर का चयन करना है। देखिए प्रश्न सॉल्व करते हुए प्रश्न के कीवर्ड को समझिए, उसके बाद यहां पर जो है पुछल्ले शब्द क्या कहा गया है वह देखिए, और यहां जो कूट दिया जाता है यहां कमांड क्या है, सही उत्तर चुनना है, गलत उत्तर चुनना है, ये सब देख लेना है। ये 2-3 बातें देखने के बाद आप स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहां पर देखेंगे। देखिए कोई भी समिति बनता है ना तो उस समिति का काम होता है कि वह कुछ सिफारिशें देता है, वह कुछ साल समय लेता है, उस पर वह जांच पड़ताल करता है। ठीक है, उसके बाद एक्सपर्ट से पूछता है, ये सब चीजें जितना भी काम करना होता है, फिर एक रिपोर्ट तैयार कर लेता है और रिपोर्ट तैयार करके वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। उस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की जाती है जिस भी काम से संबंधित वह समिति तैयार किया होगा। जैसे कि अशोक मेहता समिति जो है वह पंचायती राज से तहत इसे बनाया गया था कि क्या क्या सुधार हो सकता है, कैसे और बेहतर किया जा सकता है। यह जैसा कि है 1977 में, यह सही बात है, 1977 में इस समिति का निर्माण किया गया था। और यह जो समिति है अपना रिपोर्ट का प्रस्तुत करता है अगस्त 1978 में। तो ये नोट कर लीजिए, 1977 में ये हुआ और यहां पर अगस्त 1978 में ही जो है इस समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कुछ सिफारिशें की है। अब उस सिफारिश पर हम चलते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट, इतनी बातें हमने समझ लिया, हमारे पास इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्या यह समिति ये बात करता है? तो निश्चित तौर पर इस समिति ने यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज स्तर पर जो 3 स्तरीय व्यवस्था है उसके स्थान पे आप क्या कर दीजिए, 2 स्तरीय व्यवस्था कर दीजिए। 2 स्तरीय व्यवस्था करने के तहत इसने यह कहा था यहां पर कि एक जो है वह जनपद की व्यवस्था कर दीजिए, जनपद।
जनपद जो है, यानी कि जनपद मतलब क्या हुआ, जिला, डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर एक क्या होगा, जिला परिषद हो जाएगा। इसने कहा कि एक रहने दीजिए, 2 स्तर में एक जनपद हो गया जो जिला स्तर हो गया। दूसरा इसने कहा था कि ग्राम पंचायतों के लेवल पे, तो ग्राम पंचायतों पर इसने कहा था कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक गांव का समूह हो गया, गांव का समूह हो गया और उसके आधार पर जो है एक मंडल पंचायत बना दीजिए। इसने नाम दिया था मंडल पंचायत। तो ये सिफारिश इसके द्वारा किया गया था, यानी कि द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए थी, ऐसा इस समिति ने कहा था। तो ये विकल्प जो हुआ वह सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। यह बात इसमें कहा गया कि क्या वाकई राज्य स्तर के नीचे जो है खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है इस समिति के द्वारा जो सिफारिश, तो यह स्टेटमेंट जो है वह गलत है, क्योंकि यहां पर देखिए राज्य के नीचे इसने जनपद की बात की है, डिस्ट्रिक्ट की, यहां पर खंड की बात कहता है, यही गलत है। यहां यदि जनपद लिखा होता, डिस्ट्रिक्ट लिखा होता तो ये सही होता। अब अगर आप तेजी से इसको पढ़ते हुए निकलेंगे और इस शब्द पे केवल ध्यान नहीं देंगे, आप ये प्रश्न गलत करके आएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट केवल एक शब्द का फेर है और यहां पर जनपद नहीं है, इसीलिए यह गलत हो जाता है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर पहला स्टेटमेंट जो है वह सही है और दूसरा गलत हो जाता है। सही उत्तर का चयन करने आपको कहा गया है, तो तीसरा का एक ही केवल सही है और जो कि बी विकल्प में शामिल है, तो तीसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न को सही समझ गए। अब देखिए इसमें कई सारे टॉपिक आ गया, कई सारी चीजों को हमने रिपोर्ट को भी पढ़ लिया सही से। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न करता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, घटना देखेंगे, हम विचार करेंगे तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। ये कुछ ना रीजनिंग का खेल करवाते रहता है, सबसे पहले से लेकर के आखिरी तक, यानी कि जो काम सबसे पहले हुआ है हम अब इसके लिए देखिए ये जो घटनाएं हैं, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये कब कब हुआ, आपको ईयर पता होना चाहिए। और कई बार आयोग क्या करेगा, एक ही ईयर की 2 घटनाओं को डाल देगा, तो फिर आपको डेट पता होना चाहिए। यहां पर यही खेल किया गया है। तो ये घटनाएं दे दी गई है और कहा आपको फिर ये कहा गया है कि सबसे पहले जो हुआ है उसको सबसे पहले रखिए, जो सबसे बाद हुआ है उसको सबसे बाद रहते हुए, और एक कूट दिया गया है उसका सही उत्तर का चयन कर लीजिए। देख लेते हैं, लेकिन यहां पर आपको याद होना चाहिए, आपके याददाश्त का परीक्षण करना आयोग चाह रही है। और आयोग ने कहा कि देखिए हमने ये तो घटना दे दिया, हमने ये नहीं बताया कि कौन घटना पहले हुआ है या बाद में हुआ। कोई बात नहीं, हम लोग अभ्यर्थी हैं तो हम लोग इसको जान लेंगे, हमारे पास तारीख है तो हम तारीख को याद किए हुए हैं। अब देखिए प्रारूप समिति की नियुक्ति, तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी वह 29 अगस्त 1947 को हुआ था। तो चलते हैं, हम लिखते चलते हैं, ठीक है, ताकि हमें बाद में याद रहे। 1947 एक मामला क्लियर हो गया। अब हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था, हमें इसे देखना पड़ेगा। तो 26 नवंबर 1949 को, आप जानते हैं ये सब चीजें, तो 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान को इस वक्त अंगीकृत कर लिया गया था। यहां लिख दिया हूं, ठीक है, ये 49 से ध्यान रखना है, जगह नहीं है। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, यहां पर फिर से एक बात समझ लीजिए, एक जो है वो भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि है और दूसरा स्टेटमेंट कहता है भारतीय संविधान की प्रवृत्त होने की तिथि, यानी कि यहां पर यह जो हो जाएगा वह कब हो जाता है, 26 जनवरी 1950। अच्छा एक बात देख लीजिए, यहां पर अंगीकृत और अधिनियमित हमने 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया, लेकिन हम थोड़ा वेट किए और भारतीय संविधान जो लागू होता है, प्रवृत्त होने की तिथि मतलब लागू हो गया यहां से संविधान, ठीक है, तो इसके लिए हम 26 जनवरी 1949 तक वेट किए। क्यों 26 जनवरी का डेट हमने तय किया था, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 26 जनवरी ही क्यों। जब इस दिन हो गया तो 26 नवंबर रख लेते, दिसंबर का कोई महीना रख लेते, जनवरी का कोई महीना, 26 जनवरी ही क्यों, ये आपको बताना है। फिलहाल हमने एक डेट और निकाल लिया, 1950 है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, देखिए यह भी आपको याद रखना पड़ेगा, और यह कब हुआ था, 1946 में। 1946 में 9 दिसंबर का दिन था, तारीख 9 दिसंबर और 1946 हुआ करता था। अब हमारे पास चारों डेट आ चुका है, ठीक है, इसके आधार पर हम इसको सिस्टमैटिक वे में रखेंगे। अब देख लीजिए सबसे पहले कौन सा काम हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईयर को ध्यान में रखते हैं। यहां पर मैं इधर हो जाता हूं, देखिए ये 1947 है, 1949 है, 50 है, 46, तो सबसे पहले तो यही हुआ। यहां क्या कहा गया, सबसे पहले से लेकर आखिरी, तो जब जो घटना सबसे पहले हुआ उसको हम पहले नंबर पर रखेंगे। तो चलिए यहां पर संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946, हम सीधा यहां पर देख लिए
चलिए। और तो पहला क्या हो गया, चौथा, यानी कि चौथे नंबर का चीज जो है वो पहले पे रखना है हमें। अब उसके बाद चलते हैं फिर दूसरे पर। यहां देखिए 1947 है, तो यानी कि पहला वाला मामला आ गया वह दूसरे नंबर पे होगा। अब और कुछ दिया है यहां पर 49 दिया है, यहां पर ईयर से ही मामला बन जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर जो है तीसरे नंबर पे होगा और फिर 50, यानी कि तीसरा जो है वह चौथे नंबर पे होगा। अब इसके आधार पर देखिए कि कोई सा विकल्प इस आधार पे बना हुआ है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पर दूसरा आ गया, यही खत्म हो गया, ये तीसरा से शुरू हुआ खत्म हुआ, ये चौथा और पहला और तीसरा दूसरा हो गया, तो यहां पर खत्म हो गया, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये हो गया हमारे पास ए हो गया। कूट ए जो है चौथा का ए। तो इसके लिए आपको डेट पता होना चाहिए था, घटनाएं पता होनी चाहिए थी, उसके आधार पर ये सजाने भी आना चाहिए था। मतलब आसान ही है, कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन यहां पर चूक नहीं होनी चाहिए। पता चले कि सब कुछ पता है, आखिरी में उल्टा कर दिए। तो सबसे पहले से लेकर के सबसे आखिरी तक को ऐसे सजा लेना है। एग्जाम हॉल में आपके पास पूरा समय होगा। प्रारंभिक परीक्षा का जीएस का जो पेपर होता है उसमें वक्त की कमी नहीं होती है, इसलिए खूब इंजॉय करके अच्छे से प्रश्न को समझ करके पूरे धैर्य के साथ बनाइएगा, आप प्रश्न को सही करके आएंगे। सीसेट वाले पेपर में थोड़े से समय की कमी हो जाएगी, तो वहां पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहां पर हो गया ये चौथा का ए विकल्प सही हो गया। आगे बढ़ जाएं, चलिए अब पांचवें प्रश्न की तरफ सीधा बढ़ते हैं। यहां जो ये पांचवा प्रश्न है यह भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। यहां पर आयोग के जवाब को लेकर के और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको भी हम देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ बातें कहा गया है, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति और उनके निर्वाचन को लेकर के, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अब यहां सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। कौन कौन सा बॉडी आ रहा है देखते चलिए। उपराष्ट्रपति, उसका निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया, यानी कि निर्वाचन जो हुआ उसको अमान्य कर दिया, शून्य घोषित कर दिया गया, के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, कई चीजें हैं इसीलिए ध्यान से। अब यहां पर सही उत्तर का चयन भी करना है, यानी कि दो स्टेटमेंट दिया गया है, हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, इसको लेकर के हम चलते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि आयोग जो है, आयोग के तरफ से जो बातें कही गई है, बहुत लोग इस प्रश्न को लेकर के उस बात से सहमत नहीं भी होते हैं। हालांकि आयोग ने इस पर प्रश्न का अपना जवाब बदला नहीं था, तो हम उसके साथ ही चलेंगे, हम थोड़ा सा व्याख्या को देख लेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होते हैं। मामला समझ लीजिए, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है कि यानी कि यहां पर कहा गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, एक उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं। मान लीजिए आप उपराष्ट्रपति बन गए, ठीक है, मुबारक हो आपको, और आप उपराष्ट्रपति बन गए तो उस दिन से आपने काम काज करना शुरू कर दिया। अब आपका रूममेट आपसे नाराज हो गया कि ये उपराष्ट्रपति बन गया, मैं देखो अभी तक प्रिपरेशन कर रहा हूं। उसने क्या किया, किसी भी वजह से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कहा कि देखिए इसमें ये गलती है, इसमें इसको हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा बात सही निकला कि अरे अभी तो अभ्यर्थी था, उपराष्ट्रपति कैसे बन गया, तो क्या किया, जो निर्वाचन हुआ था उसको शून्य घोषित कर दिया था। लेकिन इस सब प्रोसेस में कुछ टाइम लग गया, तो आपने तब तक उपराष्ट्रपति आप बने अचानक से अभ्यर्थी से, तो आपने कई सारे फैसले ले लिए। तो ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो विधिमान होंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन जिस दिन भी दिया हो गया ये निर्वाचन को शून्य घोषित करने का, उससे पहले जो आपने निर्णय लिया था एज ए वाइस प्रेसिडेंट, वो सही माना जाएगा। तो यहां पर जो है इसे सही माना गया है। मामला समझ में आ गया, आयोग ने यही माना है और ठीक भी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पे उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं होते हैं। यहां पर कंफ्यूजन ये दिन को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट क्या तारीख तय करती है, और यह आयोग ने प्रश्न किया उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधिमान नहीं होते हैं, तो इसे गलत माना गया है आयोग के द्वारा, ठीक है। इसमें आयोग ने माना है कि इसका सही जवाब जो है वह केवल ये एक होगा, यानी कि बी विकल्प इसका सही माना गया है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या के लिए बेयर एक्ट पढ़ करके थोड़ा बता देता हूं, ताकि ये चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। मेरे पास बेयर एक्ट है इस प्रश्न को लेकर के, ठीक है। इसमें कहा गया है यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की जो शक्तियां हैं के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के, अब यहां ही ध्यान देना है, ये जो कहा गया है दिन की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख, ये जो दिन कहा गया कौन सा डेट होगा, ये क्या सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, यहां पर यह बात फंस रहा है।
विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण विधि मान्य नहीं होंगे। तो यहां पर यह बात बेयर एक्ट कह रहा है। तो मान के चलते हैं, आयोग के हिसाब से हम चलते हैं और मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डेट तय करेगी कि किस तारीख को यह फैसला आता है और किस तारीख से पहले लिए गए जो निर्णय है वह मान्य होता है, विधि मान्य होता है या नहीं होता है। हम आयोग के साथ चलते हैं, आयोग ने केवल इसे सही माना है। हम 5वें प्रश्न का बी विकल्प लेकर के चलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न को लेकर के। देखिए स्टेट पीसीएस के जो प्रश्न होते हैं उसमें कई बार आयोग जो प्रश्न करता है प्रश्न को कैंसिल भी कर देता है, कई बार जो उत्तर दिया जाता है वो उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यदि ऐसा उस साल में मान लीजिए हुआ होगा तो कैंडिडेट को उसका मार्क्स मिल जाता है यदि अटेम्प्ट करते हैं उस प्रश्न को लेकर के। तो आयोग इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाल देती है। इन सब चीजों के लिए बहुत परेशान नहीं होना है, आप अपना प्रिपरेशन जो है मजे से करते रहिए। 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के एक राज्य में विधान परिषद, देखिए विधानसभा होता है और विधान परिषद भी कुछ राज्यों में होता है, जैसे कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। तो जब जैसे ही आप विधानसभा विधान परिषद को पढ़ें, तुरंत क्या पढ़ना है, लोकसभा राज्यसभा को भी जाकर के पढ़ लेना है। इस तरह से पढ़ना है, तब जाकर के आपके प्रश्न नहीं रुकेंगे। तो विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है यह पूछा गया है। तुरंत देखेंगे, सही उत्तर का चयन किया गया है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक मामला हो गया। अब चलिए 6ठा का पहला स्टेटमेंट, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक, 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। यह बात जो है पूरी तरह से सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो एक चीज हमें कंफर्म पता चल गया। कुछ चीजें जो है वह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पता होगा तभी उसका आप सही जवाब कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से सही है। हम इस पर चर्चा करेंगे, कौन से आर्टिकल क्या अनुच्छेद है, इन सब चीजों पे हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि ये स्टेटमेंट सही है। एक राज्य की विधान परिषद में, यानी कि विधान परिषद के सीट को लेकर के बात किया गया है कि कितने आंकड़े होंगे। विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए, यानी कि कम से कम कहा गया है कि 40 सदस्य तो होने ही चाहिए। यदि 40 सदस्य से कम होता है तो जाहिर सी बात है विधान परिषद का गठन उस स्टेट में नहीं किया जा सकता है। मामला समझ में आ गया, इससे अधिक हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये भी सही है, अपने पॉलिटी में ये दोनों बातें तो पढ़ाई होगा, बेसिक चीजें हैं। अब देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद की बात को लेकर के। देखिए ये जो संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो संविधान के भाग 6 में इसकी चर्चा की गई है। मैं लगातार आपको भाग बताते रहता हूं, अनुच्छेद बताते रहता हूं, तो आप इसको ध्यान में रखिए। भाग 6 का जब आप अध्याय 3 पढ़ेंगे तो यह बताया गया है और इसके तहत देखेंगे अभी अगर व्यवहारिक रूप में तो 6 ऐसा स्टेट है जहां पर विधान परिषद है। वर्तमान में 6 स्टेट ही भारत में है जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था की गई है और आर्टिकल 171(1) के तहत आप इसे देख सकते हैं। ये जो भाग 6 है ना, तो आर्टिकल 171(1), इन चीजों को थोड़ा सा विस्तार से और याद करते चलिए। कई बार हो सकता है स्टेटमेंट ना दे करके आपसे आर्टिकल पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप गलत करके आ जाएंगे। जैसा मैंने कहा 6 स्टेट ही केवल है। 6 स्टेट में कौन कौन सा है, एक है आंध्र प्रदेश और एक है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हो गया, दोनों स्टेट में विधान परिषद हो गया। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, तीसरा हो गया कर्नाटक हो गया, चौथा महाराष्ट्र हो गया, पांचवा हो गया बिहार और छठा हो गया यूपी। यूपी बिहार एक साथ रहता है, एक महाराष्ट्र याद रखिएगा, एक तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश, दोनों का अलग अलग डिवीजन हुआ, और एक कर्नाटक याद रखना है। तो ये 6 स्टेट ही होता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, राज्य में क्या होता है, एक विधानसभा हुआ और दूसरा क्या होता है, विधान परिषद हो गया। विधान परिषद जो है वो वरिष्ठों का सदस्य माना जाता है, जैसे कि राज्यसभा पढ़ते हुए आप समझते होंगे कि वह वरिष्ठों का सदस्य होता है, और ये जो है परमानेंट सभा होता है, ये अस्थाई सभा इसे माना गया है, उच्च सदन इसे विधान परिषद को कहते हैं। इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो जाहिर सी बात है इससे बाहर विधान परिषद से प्रश्न नहीं बनेगा, कम से कम राज्य आयोग में तो नहीं बनेगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमने क्या ढूंढा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए, तो 1 और 2 दोनों हो गया, यानी कि 6ठे का सही जवाब ए हो गया। यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां पर जो है हम आधे सफर को पूरा कर चुके हैं। अब हम 7वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जितना भी हमने डिस्कशन किया है, जितने भी प्रश्न को आप टॉपिक वाइज इसे सही से समझ रहे होंगे। अब इस प्रश्न के माध्यम से देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा अलग कुछ किया है आयोग ने, और इस तरह के 2-3 प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया है। यानी कि आयोग के प्रश्न को, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को आप जब समाधान करते रहेंगे तो आप यह भी हिंट आपको मिलता रहा होगा कि आयोग आपसे क्या करवाना चाहती है, यानी आने वाले कुछ वर्ष में क्या क्या हो सकता है। तो
इस तरह के जो प्रश्न है उनकी बारंबारता बढ़ सकती है। 7वां प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन है, ठीक है भैया, हमने देख लिया, जिसमें से एक को अभिकथन इन्होंने कहा है, जो ए वाला है मामला, ओके। दूसरे की कारण कहा गया है, दूसरा कारण है, ओके, ठीक है। ये 2 कथन इन्होंने कहा और कहा कि कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कर दीजिए, यानी कि जो सही जवाब है वो हमें बता दीजिए। मामला इतना भर है कि बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए। एक स्टेटमेंट दे दिया, एक स्टेटमेंट में कुछ बातें आयोग ने लिख दिया और फिर कहा कि देखिए यह जो स्टेटमेंट है यह बताइए कि दूसरा स्टेटमेंट यह पहले स्टेटमेंट का कारण है कि नहीं और दोनों सही है या गलत है। यह बातें आपसे पूछा गया है। अब चलिए देखते हैं, पहला कथन देख लेते हैं, राष्ट्रपति संसद का भाग है। ठहर के समझिए, संसद शब्द की जब चर्चा आ जाए तो अमूमन क्या होता है, हम लोगों के दिमाग में संसद के 2 चीजें चलता है कि एक भैया लोकसभा हो गया यहां पर और दूसरा हो गया राज्यसभा। लेकिन यहीं पर अगर इतना ही सोच के आप छोड़ देंगे तो यह मामला गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा जो होते हैं वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। मामला समझ में आ गया? प्रश्न में क्या पूछा, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है, जोर शोर से कहिए कि बिल्कुल होता है। अब देखते हैं दूसरा कथन क्या कहता है, यहां पर इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, संसद के दोनों सदनों, सदन तो 2 ही होगा, प्रेसिडेंट एक भाग हुआ, सदन दोनों हो गया, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की बात की गई है, द्वारा पारित विधेयक, कोई विधेयक है जो सदन के द्वारा पारित कर दिया गया, दोनों सदन के द्वारा पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति की सहमति के लिए अब उसे भेजा जाएगा। होता है ना कि सदन ने जब कानून पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर वो अपनी संतुष्टि देते हैं, फिर विधेयक कानून बन जाता है, ये सब बातें हैं। तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल सही बात है कि जब तक दोनों सदन, अभी मैंने कहा कि सदन से पास हुआ वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है। आप देखते होंगे कि कोई बहुत बड़ा बिल मान लीजिए आया, सदन से पास हो गया, वो बिल कभी कभी अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है और थोड़ा सा अगर ड्रामेटिक चीज़ होता है तो मीडिया पीछे पीछे प्रेसिडेंट हाउस तक जाती है कि देखिए राष्ट्रपति के पास जा रहा है। ऐसी चीज़ें कई बार आपने व्यवहारिक रूप में देखा होगा। तो पारित विधेयक जो है राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल बात सही है कि जब तक प्रेसिडेंट जो है अपनी सहमति नहीं दे देंगे वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो यह भी सही है, यानी कि यहां पर देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक बात है। दूसरा, यह स्टेटमेंट जो है इसका कारण भी नजर आ रहा है। कारण क्यों नजर आ रहा है? आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, तो संसद से कानून पास होता है। आप सुने होंगे ना, भारत के संसद ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बिल को पास कर दिया। संसद ने किया ना, तो संसद में कौन था? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी था। अभी ये दोनों सदनों से ही पारित हुआ है, लोकसभा राज्यसभा से ही। एक अंग बाकी है संसद का, कौन? प्रेसिडेंट। तो जब तक प्रेसिडेंट नहीं उस कानून को से सहमति दे देगा वो विधेयक कानून बनेगा कैसे? इसलिए तीनों ही अंगों की सहमति आवश्यक है, तभी वो विधेयक कानून बनेगा। मामला समझ में आ गया? इसीलिए प्रेसिडेंट की जरूरत है। तो ये इसकी व्याख्या हो गई कि नहीं? इस शब्द से व्याख्या निकला कि संसद है तो संसद, प्रेसिडेंट यहां जब तक नहीं मानेगा नहीं होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कारण आर जो है अभिकथन ए को जस्टिफाई भी करता है, उसका रीजन भी है। तो देखिए कहां पर यह जाकर के मिलता है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। यहां पर ए और दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही हो गया। तो इस 7वां का जो सही जवाब है वह डी हो जाएगा। इसके विषय में थोड़ा सा और समझ लीजिए क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने कहा था कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, यह जो आर्टिकल 79 जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर इसकी चर्चा की गई है। और इसके अलावा एक चीज आपके लिए पढ़ना और आवश्यक है मेरे ख्याल से, और वो है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 जरूर पढ़िए क्योंकि उसमें ये दूसरे स्टेटमेंट की जो चर्चा की गई है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। अब देखिए कोई सदन, जैसे दोनों सदन ने किया, पारित कर दिया किसी भी विधेयक को, अब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। या तो प्रेसिडेंट उसको स्वीकृति दे दे, पास कर दे उसको, तो विधेयक साइन कर देंगे तो विधेयक जो है कानून बन जाएगा। या उसको क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, अपने पास ही रख लें, कुछ बोले ही नहीं। या फिर क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, है ना, पुनर्विचार के लिए उसको भेज देंगे। किसके पास भेजेंगे? फिर से पार्लियामेंट के पास भेज देंगे कि देखिए आपने जो कानून बना के भेजा है मुझे लगता है इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, एक बार सदन से मैं अनुरोध करता हूं कि फिर इस पर चर्चा कर लीजिए, ठीक है। एक छूट यहां पर है, एक छूट किसको है? धन विधेयक के संबंध में। यह भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता दिया हूं, धन विधेयक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।
धन विधेयक, विधि विधेयक, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट जो है भेज दिए वहां पर धन विधेयक को छोड़ करके, उसे नहीं वापस कर सकते हैं, तो सदन के पास भेज दिए पुनर्विचार के लिए। अब यहां पर देखिए दोनों सदन जो है उस राष्ट्रपति के पास से जो बिल आया है उसको संशोधित कर देता है और फिर प्रेसिडेंट के पास भेजता है। अब यहां पर दूसरा कंडीशन, दोनों सदन जो राष्ट्रपति के पास आया कोई संशोधन नहीं करता है, उसे लगता है कि नहीं प्रेसिडेंट महोदय संशोधन वगैरह की जरूरत नहीं है, इसे हम पुनः पारित कर देते हैं, फिर से बिना संशोधन के उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। तो फिर से वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर से जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अब की बार जो है प्रेसिडेंट उस कानून, उस विधेयक को अपने पास रख नहीं सकते हैं या दोबारा पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। इस बार प्रेसिडेंट को सहमति देना ही पड़ेगा, और जब प्रेसिडेंट इस बार सहमति देंगे तो वह विधेयक जो है कानून बन जाएगा। इस सब की चर्चा जो है आर्टिकल 111 में देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आर्टिकल 111 जो है आपके लिए जरूरी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब हमने डी देख लिया था। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न कहता है नीचे उच्चतम न्यायालय को, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और 6 भाग में इसे विभाजित कर दिया गया है। कुछ चीजें जैसे ही आ जाए दिमाग को कुछ और बातें इंफॉर्मेशन दे दीजिए रिवीजन के लिए। मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। ये जो रिट जारी करने की संबंध की बात है ना, ये आर्टिकल 32 में किया गया है। ये मौलिक अधिकार के तहत ही है, विस्तार से देख लेते हैं, चीजें आसानी हो जाएगा। तो अधिकार, मौलिक अधिकारों को हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए। देख लेंगे दोनों कथन को, कौन सा सत्य है यह भी देख लेंगे। 2 कथन क्या है देखिए, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदत्त है। किसके द्वारा यह सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दिया होगा? संविधान के द्वारा। तो यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब देखिए यहां पर रिट की चर्चा होना शुरू हो गया, तो रिट भी यहीं से समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न के लिए यहां पर व्याख्या है और जवाब भी यहां पर देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो। मूल अधिकार की हनन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है इन सभी रिट के माध्यम से देखे कि मूल अधिकार को लागू किया जा सकता है, तो जो भी समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया, शक्ति दिया गया संविधान के द्वारा, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 यह बात चिक चिक करके कहता है। चलिए पहला स्टेटमेंट सही हो गया, आगे बढ़ते हैं। संसद को अधिकार है, यहां संसद की बात की गई है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर, क्योंकि कानून बनाने का काम किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है, अभी बताया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। तो संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। भारी भरकम सिर्फ डाल दिया गया, बस इसमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट किया था उसकी अवहेलना करना कर दे। संसद से यह उम्मीद की जाती है कि आप ऐसा ना कीजिएगा, कि अवहेलना ना कीजिएगा। यह जो है आर्टिकल 32 का 2 पढ़ेंगे, उसके तहत रीट वाला मामला चर्चा में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं और विस्तार से आपको बता देता हूं, ताकि कुछ चीज़ें अगर आपको ध्यान में रखना हो तो आप इसे ध्यान में रखिए और इस चीज़ों को थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये जो 32 है ना, अनुच्छेद 32, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। संविधान में कुछ उपचार करना हो जाए, उसमें मौलिक अधिकार को लेकर के कुछ मामला फंस जाए, संवैधानिक उपचार, तो 32 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, भीमराव अंबेडकर, उनसे पूछा गया एक बार कि आपको संविधान में किस एक आर्टिकल को रखना होगा, आप किसको सबसे जरूरी समझते हैं, तो आप किसकी चर्चा करेंगे, किस अनुच्छेद का नाम लेंगे? तो पता है उन्होंने क्या कहा? मैं आर्टिकल 32 को रखना चाहूंगा, 32 को मतलब आगे रखूंगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और इन्होंने कहा कि यह संविधान का क्या है? आत्मा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसे संविधान का अनुच्छेद भर मत मानिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया है, लेकिन यह आत्मा है और यह संविधान का हृदय है, उन्होंने कहा। क्योंकि यहां से क्या होता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट अगर देखिए, ये 5 जो हैं रिट, उसके माध्यम से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जो भी सही समझती है रिट सुप्रीम कोर्ट, वो जारी करती है। तो ये मामला सही हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से आपने देख भी लिया। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर डी है, सही पूछा गया है, तो 8 का डी हो गया। 1 और 2 दोनों ही इसके सही जवाब हो गए। चलिए अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न फिर से दिया है सूची 1 सूची 2 मिलान करने वाला। ठीक
ठीक है, इतना मामला सही समझ में आ गया। यानी कि आयोग ये हिंट दे रहा है कि हम हर साल कुछ ऐसे लिस्ट देंगे और आपसे मिलान करवाएंगे एग्जाम हॉल में बैठ के, आप जो है आराम से मिलान करते रहिए एक दूसरे का। इसीलिए देखेंगे इसी वर्ष 2023 वाले में पहला एपिसोड देखिएगा, ये दूसरा एपिसोड देख लीजिएगा, दोनों में 4-5 प्रश्न इस तरह के दे दिए मिला करके। सुमेलित कीजिए, तो सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए सही उत्तर चुनना, हम पहले भी ये काम कर लिए हैं, अभी हम कर लेंगे। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है, इसमें कुछ अनुच्छेद दे दिया गया, ठीक है, मामला समझ में आ गया। और इसमें कुछ टॉपिक दे दिया गया, कहा गया कि जो किस अनुच्छेद में किस विषय की बात की गई है, इतनी सी बात है, हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको याद होना चाहिए। देखिए ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न है, अगर आपको याद होगा तो आप काम कर ले जाएंगे, नहीं तो गलत होगा। तो यहाँ पर अनुच्छेद 324, मैं लगातार इसलिए बताते रहता हूँ ना हर मुद्दे पर, हर विकल्प के साथ कि ये अनुच्छेद पढ़िए, ये अनुच्छेद पढ़िए, इसीलिए क्योंकि आयोग भर भर के आपसे आर्टिकल पूछेगा और ऐसे ऐसे आर्टिकल पूछेगा जिसके विषय में आप जानते भी नहीं है, मतलब बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए ध्यान से। अब जैसे देखिए अनुच्छेद 324 यहाँ निर्वाचन आयोग की बात करता है, तो अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग यानी कि चौथा नंबर पे जाकर के मिलेगा। उसके बाद दिया है अनुच्छेद 315, और अनुच्छेद 315 आप लोग को ये तो पता होना ही चाहिए क्योंकि यह लोक सेवा आयोग की बात करता है। उसके बाद 2 हमारे पास बच जाता है, एक बचता है अनुच्छेद 280। तो अनुच्छेद 280 इसके बारे में भी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, और ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है। अभी 16 फाइनेंस कमीशन को लेकर के काफी चर्चा चल रही है, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। और फिर एक ही बच जाता है, पता हो ना पता हो क्या फर्क पड़ता है, अनुच्छेद 338 जो है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। काफी उल्टा पुल्टा हो गया, तो यहां पर देख लीजिए ये चौथे यानी कि ए जो है, ए का ये चौथा हो गया। ऐसे एग्जाम में बना लेना है, ऐसे ऐसे करेंगे तो पता नहीं गड़बड़ हो जाए। तो बी जो हो गया, उसका बाद यहाँ पर 315 का तीसरा हो गया, लोक सेवा आयोग की बात करता है। और यहाँ पर 280 जो है वह फाइनेंस कमीशन की बात करता है, फाइनेंस कमीशन 2 में है। और यहाँ पर डी जो है यानी कि 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है, यानी कि पहले नंबर पे हो गया। तो ये हमारे पास कूट मिल गया। अब मिलाइए इससे, A4 यहीं गलत हो गया, A3 यहाँ गलत हो गया, A1 मतलब एक ही केवल अगर आपको सही जवाब पता होता ना कि अनुच्छेद 324 किसकी बात करता है, निर्वाचन आयोग की, तो बाकी तक जाने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि आपके पास विकल्प ही ऐसे दिए हैं कि आप सीधे सही टिक मार देते। A4 एक ही को देख करके आप सही जवाब निकाल लेते। वैसे सही है भी, A का 4, B का 3, C का 2, D का 1, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब है A। 90 प्रश्न का A जवाब हम निकाल चुके हैं। यानी कि आपने देखा पूरी तरह से यह जो प्रश्न है वह आपके याददाश्त पर आधारित दे दिया गया है। राज्य स्तरीय आयोग में यह किया जाता है, तो आप अपने याददाश्त को भी मजबूत रखिए। अब यहाँ पर है भारत के महान्यायवादी से संबंध में एक प्रश्न पूछा गया है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है और यहाँ पर सही उत्तर पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी, कैसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जरा सोचिए, जो कि उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अर्हत हो। यानी कि जो योग्यता हो ना, सुप्रीम कोर्ट के कोई जो जज बनेंगे उनकी जो योग्यता हो जाए इज इक्वल टू ये जो महान्यायवादी साहब होंगे इनकी योग्यता के बराबर हो। यदि इस तरह की बात होती है तब तो जाकर के इनकी नियुक्ति हो सकती है। और इसकी चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 76A में, 76(1) में रख लीजिए। तो ये यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल सही है, सही बात किया है आयोग ने। चलिए दूसरा, महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अभी अभी बनाया था, अभी अभी पद से हटवा भी रहा है आयोग। तो ये आयोग का खेल है। आप देखिए, कहा कि बनाया तो इस तरह से गया कि योग्यता डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट को जो जज होंगे उसके बराबर में इनकी योग्यता हो जाएगी तो महान्यायवादी नियुक्त कर दिए जाएंगे। अब यहां कहा दिया गया कि हटाने का भी क्या वही प्रावधान है, उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो बनाएगा उसी प्रक्रिया से, क्या हटाएगा भी उसी प्रक्रिया से? यहां पे मामला फंस जाता है। और यहां पे अगर मामला फंस जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये आर्टिकल 76(4) में, अगर आप यहां पर आर्टिकल 76(4) को देखेंगे तो यह डिफाइंड करता है। अब देखिए, अगर आर्टिकल नहीं पता होगा तो आप लापरवाही कर जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा। यहां पर नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वह, हाँ योग्यता तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसकी नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं
उनके तहत किया जाता है। तो यह भी पता होना चाहिए, योग्यता तो है ही पर नियुक्ति किसके द्वारा किया गया, क्योंकि यह मामला जो है यहां से जुड़ जाएगा दूसरे स्टेटमेंट से, ये 76(4) से, क्योंकि 76(4) कहता है कि देखिए यहां पर नियुक्ति इसके द्वारा हुआ तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं महान्यायवादी। अब यदि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ये पद धारण करते हैं, इसीलिए पद से विमुक्त करने का काम भी किनके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। यहां किसके द्वारा कहा गया कि भैया जिसके तहत आप नियुक्त हुए थे क्या उसी के तहत आपको हटाया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वैसा ही आपको हटाया जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहां पर ऐसा नहीं कि उत्साह में हाँ ये नियुक्ति हो गया तो मामला वही है फिर हटाया भी वैसा ही जाएगा, तो गलत करके आएंगे आप। तो सही से इसको समझ लेना है, दोनों ही आर्टिकल फिर से यहां पर महत्वपूर्ण होगा। क्या कहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि पहला वाला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। डी में दिख रहा है केवल एक, यानी कि 10वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा डी केवल एक। मामला समझ में आ गया। चलिए अब 11वें प्रश्न पे चलते हैं और ये 2023 का आखिरी प्रश्न है। 12 प्रश्न जो है हमने पहले एपिसोड में किया था 2023 का, और 11 प्रश्न जो है इस दूसरे एपिसोड में कर लिया, टोटल 23 प्रश्न हो जाएगा। इसे तोड़ दिया 2 एपिसोड में, इसीलिए कि आप देख रहे हैं कि मैं जो चर्चा करा रहा हूं तो काफी डिटेल से मैं चर्चा आपको करा रहा हूं, हर छोटी छोटी हर विकल्प में मैं चर्चा करा रहा हूं। तो ये अगर मैं एक साथ 23 प्रश्न को रखूंगा तो आधे घंटे या 40 मिनट में पूरा नहीं हो पाएगा, लंबा लेक्चर चला जाएगा, आपको भी क्लास करने में मजा नहीं आएगा और आप उठ के भाग जाएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, इसीलिए बांट दिया हमने। आखिरी प्रश्न चलते हैं, ये 2023 का आखिरी प्रश्न है, सिर्फ आज के लेक्चर का नहीं समझना है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले यहां पर वित्त आयोग की बात की गई है और संघ की वित्त आयोग, यहां पर सही उत्तर का चयन, ठीक है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होता है। अभी अभी वित्त आयोग को लेकर के एक आर्टिकल मैंने बताया था, कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल था 280, ठीक है। 280 एक को यदि आप जानेंगे तो यहां पर यह बताया गया है कि इसके अध्यक्ष कितने होंगे, सदस्य कितने होंगे, इसकी चर्चा की गई है। तो इसमें कहा गया है कि जो संघ के वित्त आयोग होगा ना, उसमें एक अध्यक्ष होगा और एक अध्यक्ष होने के अलावा 4 सदस्य होगा। तो एक अध्यक्ष देखिए सही है, अगर आप यहां देखेंगे सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहां ध्यान से नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां 4 ही सदस्य होता है, टोटल जो है 5 सदस्य इसमें होगा। यह कहा गया है 280 एक के तहत सदस्यों की स्थिति बता दी गई है। तो एक बात ध्यान रखना है, जल्दीबाजी में इसको पढ़ते हुए इसको गलत नहीं कर लेना, दोनों ही खंड को ध्यान से पढ़ना है। अब यहां पर चलिए, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। अब यहां देखना है कि भाई वित्त आयोग है वह नीति आयोग को क्या अपना प्रतिवेदन देगा, जो भी कामकाज करता है उसका रिपोर्ट वगैरह देगा, सिफारिश वगैरह सौंपेगा उसको। इसके लिए आपको फिर से एक अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, 280 ही है इससे संबंधित, और यह 3 में चले जाइए। 280(3) कहता है कि जनाब यह जो है संघ का वित्त आयोग वह अपना कोई भी सिफारिश देता है तो किसे देगा, सिफारिश अगर कोई देता है तो वह भारत के प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उसकी जो है सिफारिश जाएगी। यहां पर कहा कि नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, यह गलत बात है, नीति आयोग से कोई ताल्लुकात नहीं है वो रिपोर्ट देने का, सिफारिश देने का। तो इसमें कहा गया कि सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला भी गलत था, है ना, क्योंकि इसमें 6 सदस्य और 4 ही होता है, ठीक है। हमने 280 एक से देख लिया था, टोटल 5 सदस्य, ठीक है। तो यह भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया, नीति आयोग की जगह प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो अगर दोनों ही कथनों के आधार पर देखेंगे, दोनों ही कथन जो है वह गलत है। पूछा गया था कौन सा कथन सही है, सही उत्तर, तो कोई भी कथन जो है वो सही नहीं। पहला कहता है कि पहला दूसरा दोनों सही है, गलत हो गया, केवल 2 केवल 1। यहां पर ना तो 1 ना ही 2, ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा, क्योंकि यह कहता है कि ना तो पहला कथन सही था ना तो दूसरा कथन सही था, दोनों गलत था। हमने आर्टिकल 280(1) और 280(3) के माध्यम से ये चीज देख लिया। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो हमने 2023 के प्रश्न पत्र पर चर्चा शुरू किया था, इसमें 23 प्रश्न था और पहले एपिसोड में 12 प्रश्न, दूसरे एपिसोड में 11 प्रश्न, यानी कि 23 प्रश्न टोटल हुआ। और 23 प्रश्न में ना सिर्फ हम प्रश्नों को देखे, हमने पॉलिटी के 23 अलग अलग टॉपिक को विस्तार से स्टडी कर लिया है। हमने ये समझ लिया है कि यूपीएससी किस तरह का प्रश्न जो है आगामी ये 2024 में जो प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछने वाली है, चाहे वो मिलान करने वाला हो, चाहे वो कथन और रीजन उसका दे करके पूछ ले, इन सब चीज़ों पर विस्तार से देखना होगा। आर्टिकल को आपको ध्यान से पढ़ते रहना होगा, पंचायत नगर निगम से संबंधित चीज़ों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रेसिडेंट से संबंधित कोई चीज़ें हैं, राज्य विधानमंडल की बातें हैं, निर्वाचन आयोग की बातें हैं, खास करके राज्य निर्वाचन आयोग की बातें हैं, फाइनेंस कमीशन चर्चा में है। इन सभी चीजों को जब आप विस्तार से पढ़ेंगे तो पॉलिटी
के लिहाज से 2024 में जो एग्जाम होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा, आपके लिए यह आसान होने वाला है। अब जो मैं तीसरा एपिसोड लेकर के आऊंगा वो 2023 के बाद 2022 में जो प्रश्न पत्र आया था प्रारंभिक परीक्षा का, उस पर हम चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से अधिक लोग इसे देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हो सकता है हमारे चैनल को आपके बहुत सारे दोस्त ना अभी तक देखे हों, तो उन तक शेयर कीजिए, उनका भी फायदा होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यूपीएससी का जो आपने पूछा था, फिर से एक बात बता दूं, प्रीवियस ईयर के लिए प्रश्न पत्र यूपीएससी का डिस्कशन जल्दी ही शुरू होगा, वो संस्कृति आईएएस चैनल पे, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जो पूरा पीडीएफ है वो संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक को चटका करके टेलीग्राम चैनल पे पहुंच के ज्वाइन कर लीजिए, वहां निःशुल्क ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए और मिलते हैं जल्दी ही 2022 के पॉलिटी के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।